गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपकी आरोह भाग 2 का 3rd चैप्टर कविता के बहाने, और इसके जो रचयिता हैं वो कुंवर नारायण सिंह जी हैं। ये जो कविता है इसमें कवि ने कविता के अस्तित्व से जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया है। इसकी जो कविता की जो तुलना है वो बहुत सारी चीज़ों से की है। कभी उसकी तुलना चिड़ियों से की है, कभी उसकी तुलना फूलों से की है, तो कभी उसकी तुलना करने के साथ साथ उसकी जो समानता है वो बच्चों से की है। तो यहाँ पर कविता में कवि ने कविता के अस्तित्व से जुड़े बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं और बहुत ही सरल, साधारण, खड़ी बोली की भाषा में उन्होंने अपनी कविता को या अपने भाव को कविता का रूप देकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। कविता में कई सारी जगहों पे प्रश्नात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है, जिसके कारण से कविता को थोड़ा सा और रोचक बनाने का कवि ने प्रयास किया है। इस कविता में आप जगह जगह पर देखेंगे, कहीं कहीं पर आपको अनुप्रास अलंकार दिखेगा, क्योंकि कविता को मानवीय रूप दिया गया या मानवीय भावनाओं का रूप दिया गया है। इसी कारण से इस कविता में मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं पर आपको प्रश्नात्मक चिन्ह दिखेंगे, जिसके कारण से इस कविता में प्रश्न अलंकार भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो कविता है वो कुंवर नारायण सिंह के कविता के बहाने के बहाने से ही संग्रहित की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कविता को। ये इसमें लाइन दिया गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने से ही एकदम साफ दिख जाता है या लग जाता है कि इसमें कवि ने कविता की जो तुलना है वो चिड़ियों से की है। यानी कि इसमें कवि ने कविता और चिड़ियों दोनों की उड़ान का तुलनात्मक वर्णन किया है और बताया है कि किस तरह से जो कल्पना और भाव रूपी पंखों के सहारे जो कविता है वो आकाश की असीम ऊंचाइयों तक उड़ती है, लेकिन चिड़िया अपने पंखों के सहारे भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि चिड़ियों की एक सीमा है, एक निश्चित दायरा है। लेकिन कविता के भावनाओं का या कविता के उड़ानों का कोई एक निश्चित सीमा या फिर एक निश्चित दायरा नहीं है। इसीलिए कविता की जो उड़ान होती है वो सीमाहीन होती है। चिड़ियाँ अपने पंखों के सहारे एक निश्चित और एक सीमित सामर्थ्य तक ही उड़ पाती हैं, लेकिन कविता की जो सामर्थ्य होती है वो चिड़ियों के पंखों से कई गुना ज़्यादा होती है और वो असीम अनंत आकाश तक उड़ती हुई रहती हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों का इसमें कवि ने वर्णन किया है और इसमें उन्होंने कविता की जो तुलना है वो चिड़ियों से की है। फर्स्ट वाली लाइन इसमें है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर एक प्रश्नात्मक चिन्ह भी आपको दिखेगा, तो जिसके कारण से इस काव्य में प्रश्नात्मक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर कविता को उन्होंने एक मानवीय भावनाओं का रूप दिया है, जिसके कारण से इस काव्य में यहाँ पर आपको मानवीकरण अलंकार दिखेगा। अब यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि कविता जो चिड़िया है वो कितनी भी उड़ान भर ले, लेकिन कभी भी वो कविता की उड़ान की तुलना नहीं कर सकती, क्योंकि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। क्योंकि चिड़िया चाहे कितनी भी उड़ान भर ले, लेकिन वो कविता की तरह असीम अनंत ऊंचाई को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकती। वो एक निश्चित दायरे के बाद से रुक जाती है और नीचे आकर बैठ जाती है। लेकिन अगर एक बार कवि अपनी भावना रूपी पंखों के सहारे आकाश में जब उड़ना प्रारंभ कर देता है तो असीम भावनाएं उसमें एक एक करके जुड़ती जाती है और फिर वो भावनाएं कभी नीचे नहीं आ पाती, बल्कि उल्टा वो और ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि जो है वो चिड़िया और कविता के उड़ान की तुलना कर रहे हैं और कविता की उड़ान को चिड़ियों की उड़ान से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और ये चीज़ बता रहे हैं कि जो चिड़ियों की उड़ान है वो कभी भी कविता की उड़ान की तुलना नहीं कर सकती, क्योंकि चिड़ियों का एक निश्चित दायरा, एक निश्चित सामर्थ्य होता है, लेकिन कविता का कोई निश्चित दायरा और निश्चित सामर्थ्य नहीं होता है। वो अनंत आकाश में, असीम आकाश में उड़ती हुई रहती हैं अपनी भावनाओं के माध्यम से। यहाँ पर दिया भी आपका, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, यानी कविता भी बिल्कुल उसी तरह उड़ती है जिस तरह से एक चिड़िया उड़ती है, लेकिन कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर एक प्रश्न है, क्योंकि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने वो इसलिए नहीं जान पाती है क्योंकि चिड़ियों की एक निश्चित दायरा होता है। अभी हम जैसे आपको बताया कि उसका एक निश्चित सामर्थ्य होता है, लेकिन कविता का कोई भी एक निश्चित दायरा नहीं होता है, क्योंकि वो तो मनुष्य के भावनाओं रूपी संसार में उड़ती हुई रहती है ना, और मनुष्य की भावनाएं, इच्छाएं कितनी है किसी को भी नहीं पता।
तो इसीलिए कवि ये जो चिड़िया है वो कविता की उड़ान को कभी भी समझ नहीं सकती। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लिया उड़ने के माने। यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि वो बाहर भीतर सभी घरों में, यानी कि जो कविता है वो बाहर भीतर सभी घरों में भाव रूपी पंख लेकर उड़ती रहती है, जिसे चिड़िया कभी भी समझ नहीं सकती। कवि की कल्पना के असीम भाव रूपी पंख लगे होते हैं। कविता में आप देखोगे जब कवि किसी कविता का निर्माण करता है तो उसमें उसकी कल्पना का असीम पंख लगा होता है। वो उसमें तरह तरह की भावनाओं को उसमें जोड़े हुए रहता है। लेकिन चिड़ियों का ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चिड़िया एक निश्चित दायरा के बाद से रुक जाती हैं, लेकिन जो कवि होते हैं उनकी भावनाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो कविता को और बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। इसीलिए इसमें दिया गया इस घर उस घर, कविता के पंख लिया उड़ने के माने, यानी कि इस घर उस घर, हर घर में और घर में रहने वाले हर लोगों के मन में कविता का वास होता है। लेकिन चिड़ियों के साथ ऐसा नहीं होता है। चिड़िया हर घर में उड़ सकती हैं, लेकिन वो उड़ने के बाद से चली जाती हैं। लेकिन अगर एक बार कविता के भाव किसी इंसान के मन में समाहित हो जाते हैं तो फिर वो भावनाएं क्या होती हैं, दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, जिसे चिड़ियों की उड़ान कभी भी समझ नहीं सकती। तो इसी कारण से यहाँ पर कवि ने कविता और चिड़ियों की तुलना की है और कविता की उड़ान चिड़ियों की उड़ान से कई ज़्यादा ऊंची और असीम बताई है।